और देखिए, बिहार में महागठबंधन आज कर सकती है सीट शेयरिंग का ऐलान। इसके लिए इंडिया गठबंधन आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें सीटों की संख्या, प्रत्याशियों के चयन का प्रारंभिक शेड्यूल और साझा न्यूनतम कार्यक्रम की झलक पेश की जा सकती है। जानकारी यह है सूत्रों से कि सीट बंटवारे को लेकर अब लगभग अंतिम सहमति बन चुकी है और उम्मीद है कि गठबंधन की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का आधार 2024 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों को बनाया, जहां किसी दल की हार 10,000 वोटों से कम अंतर से हुई थी। उन सीटों पर वही दल दोबारा उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस ने इस बार साफ कर दिया है कि वो अपनी जीत के स्ट्राइक रेट के आधार पर ही सीटें लेगी। यानी भावनाओं की जगह डेटा आधारित वितरण होगा गठबंधन के भीतर। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर बिना प्रदर्शन मूल्यांकन के जिन सीट्स को दिया गया था, अब अगर उन सीट की हम बात करें तो जिसमें देखिए आरजेडी 130 सीटें हैं, कांग्रेस की अगर हम बात करें 55 सीटें हैं, तो कुल मिलाकर ये जो प्रस्तावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, इसके बारे में भी देखिए हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। जैसा आरजेडी की बात करें 130 सीटें, कांग्रेस की बात करें 55 सीटें, वामदल की बात करें 35 सीटें, मुकेश सैनी की वीआईपी की बात करें 20 सीटें हैं, जेएमएम और आरएलजेपी आरजेडी अपने कोटे से 5 सीटें दे सकती है दोनों को। वामदल को लेकर भी फॉर्मूला लगभग तय है, सीपीआई को 6 सीटें, इसके अलावा सीपीएम को 4 सीटें और सीपीआईएमएल को 25 से 27 सीट की संभावना है। तो देखिए, गठबंधन के करीबी सूत्रों का यह कहना है कि 95% सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है और अब सिर्फ कुछ सीमाई जिलों और शहरी सीटों पर अंतिम चर्चा अभी बाकी है। तेजस्वी यादव की रणनीति इस बार यह है कि सीटों पर न्याय संगत वितरण के साथ साथ लोकल समीकरण को प्राथमिकता दी जाए। और यही वजह है कि डेटा एनालिसिस टीम को प्रत्येक सीट का 2020 और 2024 का वोट शेयर निकालने का टास्क दिया गया। तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं कि सीटों पर सहमति बन चुकी है और सरकार उन्हीं पर ही बात कर रही है। जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ, हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। और देखिए, सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन का दावा तो है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो चलते हैं पटना और पटना से बात करते हैं सर्वेश सिंह से। सर्वेश, पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, हालांकि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल की बात कही जा रही है। बिल्कुल पूजा, देखिए दिखाने की कोशिश लगातार यही हो रही है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लगातार 2 दिनों की मैराथन बैठक के बाद ये बोला गया कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय कर लिया गया है और आज किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा भी कर दी जाएगी कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 130 सीटों पर आरजेडी के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, 58 सीटों पर कांग्रेस की बात आ रही है, वाम दलों को 35 सीटें दी गई हैं और सीधे तौर पर देखा जाए तो 5 समाज के जो नेता हैं आईपी गुप्ता, उनको कांग्रेस अपने कोटे से 1 या 2 सीट दे सकती है। और जहां तक बात पशुपति पारस की कर लें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की कर लें, तो इन दोनों पार्टियों को तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी से कुछ सीटें दे सकते हैं। तकरीबन 5 सीटों की बात वहाँ आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चाहे वो सीपीआई-एमएल हो, जिसको 25 सीटें देने की बात पे कहा जा रहा है कि वो राजी हो गए, 6 सीटों पे सीपीआई और 4 सीटों पे सीपीएम भी तैयार हो गई है, कांग्रेस भी 58 सीटों पे तैयार हो गई है। तो ये बात जरा गले से नहीं उतरती, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि 63 सीटें कम से कम उसको चाहिए। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है बिहार में। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने बिहार में एक तरह से कहा जाए तो चुनाव घोषणा से पहले लगातार दौरे किए, लगातार यात्राएं निकाली, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कन्हैया कुमार हो, तमाम कृष्णा अल्लावरू हो, ये तमाम लोग सड़कों पर दिखे। कई मुद्दों पर ये तेजस्वी यादव से आगे, आरजेडी से आगे आकर इन लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। कहीं ना कहीं ये जो देरी होती है, अगर अलग अलग राज्यों की भी जब बात करते हैं तो वहां पर भी देखिए ऐसा ही हमने देखा है कि चुनाव में तारीखों का ऐलान हो जाता है लेकिन सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाता और फिर उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। राजनीतिक समीकरण क्या बनते नजर आ रहा है? अब तो चूंकि ऐलान भी हो चुका है चुनाव की तारीखों का।
देखिए, सीधा टक्कर जो है महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, लेकिन बीच में कुछ दल ऐसे हैं जो एक तरह से कहें तो जायका खराब कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि 56 व्यंजन बने हों और एक ढक्कन उसमें कोई किरासन तेल डाल दे, तो एक किरासन तेल डालने का काम पीके की पार्टी और ओवैसी की पार्टी कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जायका इन लोगों का खराब हो सकता है। अगर पीके ने अगर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पैरेलल उसी जाति समीकरण के उम्मीदवारों को मैदान में उनके खिलाफ उतार दिया, तो निश्चित तौर पर एनडीए का जायका खराब होगा। और अगर महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ उनके जातीय समीकरण के हिसाब से अगर वहां पीके या ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए तो महागठबंधन का जायका खराब हो सकता है। तो एक तरह से कहें तो राजनीतिक समीकरण फिलहाल इसी तरफ है। त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, त्रिकोणीय बनाने की कोशिश लगातार कई दल कर रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि सीधी लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। तो और काफी सर्वेश क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के। नजर आप बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी की तैयारी, प्रभारियों के लिए सीटों की जिम्मेदारी तय हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान को 87 सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, सीआर पाटिल की बात करें, 78 सीट देखने वाले हैं। तो देखिए, बिहार के अंदर अब चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है मतदान में, अब ये कहना होगा जैसे ही कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद हलचल काफी तेज हो गई। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, और हलचलें इतनी तेज हो चुकी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट चुकी है। अभी एक तरफ जहां हम सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात करते हैं कि गठबंधन भी लगातार अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, और वहीं बीजेपी की बात करें तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य, सीआर पाटिल 78 सीटें देखेंगे। तारीखों के ऐलान के बाद में बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिहार की चुनाव की तारीखों के साथ ही प्रभारियों के लिए जो सीटों का जिम्मा है वो तय कर दिया गया। खासतौर पर धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य लगातार लगे हैं, सीआर पाटिल वहां पर लगे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य, सीआर पाटिल के पास में 78 सीटें होंगी। तारीखों के ऐलान के बाद में बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में अगर बिहार की बात करें 2 चरणों में क्योंकि विधानसभा चुनाव होगा, 6 और 11 तारीख, 6 नवंबर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बिहार में क्योंकि 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने, तो पार्टी अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश में जुटी हुई है। पहले चरण की बात करते हैं जो 6 तारीख को वोटिंग होगी, 121 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज की बात करते हैं तो 11 नवंबर को 122 सीटों पर चुनाव होंगे। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। तो देखिए, चुनाव की तारीखों को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध दिया है। चुनाव की तारीखों को लेकर संतुष्ट होने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग कर रहा है उस पर तो हमारी प्रतिक्रिया आप अच्छी तरह जानते हैं। संशय के घेरे में पूरी तरह से चुनाव आयोग है और उस संशय और शक को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने न कोई टिप्पणी की, न कोई कदम उठाए। एसआईआर से पहले आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती रही और कहती रही कि घुसपैठिए भर गए हैं। अब बताइए कितने घुसपैठिए थे एसआईआर में जिनके नाम कटे, एक भी नहीं बता पा रहे लोग से है। और एसआईआर बिहार में कभी कोई मुद्दा ही नहीं था। एसआईआर ये राहुल गांधी का भटली ज्ञान है। भारत प्लस इटली इज भटली। तो ये भटली ज्ञान बिहार के लोगों को, देश के लोगों को समझ में नहीं आता है। वो वही समझ सकते हैं या उनके लोग समझ सकते हैं। ये अलग लेवल है, मेरे आपके समझ में नहीं आएगा। तो उनका भटली ज्ञान कुछ बिहार में काम वाम करेगा नहीं। और कांग्रेस और आरजेडी का चरित्र बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं हमलावर एक दूसरे पर हो चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस, और इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सुबह के 11 बजे ये अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो आज कैबिनेट की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कई अहम मुद्दों पर माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है, कई अहम विषयों पर मुहर भी लग सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक सुबह के 11 बजे, यानी कि कुछ ही देर का वक्त बाकी है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में जनता के मुद्दों को लेकर माना जा रहा है कि कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा जिस तरीके से डीए बढ़ाया गया था सरकारी कर्मचारियों का, अभी आज की इस बैठक में और क्योंकि त्योहारी सीजन है तो कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आकांक्षा और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने सीजीआई बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब सीजीआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के हवाले से जानकारी मिली कि वकील ने सीजीआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की।
सुरक्षा कर्मियों ने फौरन से उसको पकड़ भी लिया। बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सबसे परेशान नहीं हूं, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि घटना के बाद वकील पर कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई गवाई जी से बात कर उन पर हुए हमले की निंदा भी की। ये पोस्ट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने इस पोस्ट में लिखा है, सीजेआई पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। उसका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया। बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने ये आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये वकीलों के आचरण नियमों का उल्लंघन है। निलंबन के दौरान किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 15 दिनों में शोकॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर हालांकि नाराजगी भी जाहिर की थी। और देखिए, वहीं देश के कई हिस्सों में मौसम ने ले ली है करवट। ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम सुहाना हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से 24 घंटे में तापमान में बहुत गिरावट दर्ज हुई। आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। इसके साथ ही कुछ जगहों पर मानसून की विदाई के संकेत भी मिल रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एक और जहां दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर जारी है, तो वहीं उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में इन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते ठंड ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। तो देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में 8 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने तापमान में गिरावट ला दी है। पर्यटकों को यात्रा के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मानसून की वापसी के बाद देश के कई राज्यों में देखिए मौसम ने जरूर करवट ले ली है। आईएमडी की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें देखिए सबसे पहले यूपी की अगर हम बात करें तो ये कुछ ग्राफिक्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यूपी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान की भी बात करते हैं, यहाँ पर भी फिर से पश्चिमी विक्षोभ के चलते जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर जैसे कई इलाके जहां पर बारिश हो रही है। बिहार की बात करें, कई जिलों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। हरियाणा में मौसम विभाग की ओर से ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है और बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। और देखिए, ईरान में महंगाई का आलम कुछ ऐसा है कि वहां चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लोगों को छोटे मोटे सामान के लिए भी लाखों करोड़ों में भुगतान करना पड़ता है। इसी मुसीबत से निपटने के लिए ईरान की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल ईरान ने अपनी करेंसी रियाल से 4 जीरो हटाने का फैसला ले लिया। ईरान ने अपनी करेंसी यानी कि रियाल से 4 जीरो हटाने का कानून पास भी कर दिया। यानी अब जो हिसाब किताब है वो जो बहुत आसान हो जाएगा। अभी $1 की कीमत लगभग 11,50,000 होती है, ये रियाल के बराबर, लेकिन जीरो हटाने के बाद 115 रियाल के करीब हो जाएगी। दरअसल करेंसी में इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से जो रोजमर्रा के कामकाज थे उनमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि रियाल की कीमत बहुत कम हो गई। लोग 10,000, 1 लाख के नोट लेकर भी छोटी छोटी चीजें खरीद रहे थे। हालांकि इससे पैसे के लेन देन में गड़बड़ी भी हो रही थी, लोग परेशान थे। अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम और सुरक्षा कारणों से ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके चलते ईरान में महंगाई भी चरम पर है। महंगाई के चलते करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई है और अब इसका इलाज ईरान ने कानून पास करके कर लिया। हालांकि ईरान ने आखिरकार कदम उठा लिया है जिस पर कई सालों से चर्चा चल रही थी। महंगाई को देखते हुए हाल ही में ईरान की तरफ से कदम उठाया गया। ईरान अपनी करेंसी रियाल से 4 जीरो हटाने जा रहे हैं और अब 10,000 रियाल की कीमत सिर्फ 1 रियाल होगी। इसे ईरानी संसद की मंजूरी मिल गई है। यह कदम बढ़ती महंगाई की वजह से उठाया गया है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि जो हर किसी के मन में उठ भी रहा है या उठने वाला है, क्या 4 जीरो हटने से ईरान में चीजें सस्ती हो जाएंगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसे एक आसान और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह 20 लाख रियाल है और 1 किलो चीनी 20,000 रुपए 2 लाख रियाल की आती है। पुराना हिसाब के हिस्बा से 20 लाख रियाल की तनख्वाह में आप 100 किलो चीनी खरीद सकते थे। वहीं अब नए हिसाब के मुताबिक आप 4 जीरो हटा दें तो उसके बाद तनख्वाह 200 रियाल रह जाएगी। 1 किलो चीनी की कीमत 20 रियाल है। मतलब अब आप अभी भी अपनी 200 रियाल की तनख्वाह में 100 किलो चीनी ही खरीद पाएंगे। यानी आपको खरीदने की ताकत में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मतलब भले ही जीरो हट गई हो लेकिन कीमत तो वही है।
यानी बदला है तो सिर्फ नोटों पर लिखी संख्या ही बदली है और ये बस हिसाब को आसान बनाने के लिए किया गया है, महंगाई कम करने के लिए बिल्कुल नहीं किया गया है। आपको यह भी बता दें कि ईरान ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला ने अक्टूबर 2021 में अपने करेंसी नोट से 6 जीरो इससे पहले हटाए थे। तो देखिए, ईरान ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। वेनेजुएला ने भी इससे पहले ऐसा ही फैसला लिया था, मतलब करेंसी से बस जीरो हटा दी गई है। वैल्यू वही है, मान लीजिए कि 100 रुपए में जो चीज पहले आ रही थी वो अब भी उतने की आएगी, सिर्फ नोट में परिवर्तन हुआ है। अब आगे बढ़ के बात होगी गाजा में शांति लाने के प्रयास की। ट्रंप की कोशिशें लगातार जारी है। इसी कड़ी में ट्रंप के गाजा प्लान पर इजराइल हमास के बीच मिस्र के लाल सागर के तटीय शहर शर्म अल शेख में अहम बातचीत हुई। इस बातचीत में इजराइल, हमास, मिस्र, कतर, अमेरिका की डेलीगेशन मध्यस्थता के तौर पर पहुंचे। ट्रंप ने जो प्रस्ताव में गाजा में युद्ध विराम के लिए प्रपोजल दिया है, उस पर हमास ने सशर्त सहमति देने के संकेत दिए हैं। हमास के रिएक्शन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मेरा मानना है कि हमास कुछ बहुत अहम बातों पर सहमत हुआ है। पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका ने किसी शर्त पर जोर दिया है, जैसे हमास को हथियार छोड़ने होंगे, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि अगर कुछ बातें पूरी नहीं होती तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। दरअसल मिस्र में हुई अहम बैठक से पहले ट्रंप हमास पर लगातार दबाव बनाते नजर आ रहे थे। ट्रंप ने बीते दिनों हमास को बार बार चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने शर्त नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, मिस्र में हुई बैठक से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम वार्ता में शामिल सभी पक्षों से सीज फायर को लेकर तेजी से काम करने के लिए कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी वार्ताकारों से कहा था मूव फास्ट, जिससे लगभग 2 साल से जारी गाजा युद्ध को समाप्त किया जा सके। गाजा में शांति स्थापित करने के लिए बातचीत का दौर लगातार चल रहा है और इस बीच हमास की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हमास के सीनियर लीडर मौसा अबू मार्जुक ने कहा है कि वो भविष्य में गाजा की फिलिस्तीनी सरकार को अपने हथियार सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात का जिक्र संगठन की आधिकारिक घोषणा में नहीं किया गया। दूसरे नेता ओसामा हमदान ने कहा कि हमास विदेशी सरकार या सेना को गाजा प्रशासन स्वीकार नहीं करेगा। हमास चाहते हैं कि इजराइल पूरी तरह से गाजा छोड़ दे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि इजराइल ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए हमास को आत्मसमर्पण करना होगा, हथियार को छोड़ना होगा। यानी कि अगर बात की जाए हमास के पक्ष की, तो हमास भविष्य में गाजा की फिलिस्तीनी सरकार को अपने हथियार सौंपने को तैयार है, लेकिन इस बात का जिक्र हमास की आधिकारिक घोषणा में नहीं किया गया। विदेशी सरकार या सेना को हमास और गाजा प्रशासन स्वीकार नहीं करेगा। हमास ये चाहता है कि इजराइल पूरी तरीके से गाजा को छोड़े। अब इजराइल का पक्ष इजराइल ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए भी तैयार है। यहां पर रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए खबरों के लिए भारत 24।